नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल। आदिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न PYQs हैं। सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। UPTGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, नवोदय विद्यालय परीक्षा, देश की अन्य सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं ये, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न PYQ हैं और कई बार ये प्रश्न आए हैं। तो आदिकाल के सत्र में हम अध्ययन कर चुके हैं इन सभी प्रश्नों का भी। तो प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? यह प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और आलवार की संख्या पूछी है। आलवार संत हमने अध्ययन कर चुके हैं। आलवार संत में सिद्धों की संख्या, नाथों की संख्या और आलवारों की संख्या। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार संत कहाँ के थे? तमिल के संत कवि थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। प्रत्येक प्रश्न के साथ प्रश्न की व्याख्या भी दी हुई है, तो व्याख्या से आगे के अन्य प्रश्न भी हमारे तैयार हो जाते हैं। कैमाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। यह प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 17 का ही प्रश्न है और कैमाश वध हम पढ़ चुके हैं। ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, उसमें कैमास वध का वर्णन किया गया है। तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है और इस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल, कुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, महापुराण। और यह प्रश्न भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया है और प्रश्न का सही उत्तर है पौमचर्यू। पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है और इसमें रामचरित्र का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौमचर्यू है। पौमचर्यू ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है। इनके अन्य रचनाएं हैं रिट्ठेमचर्यू, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यू को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। सभी रचनाकारों की रचनाओं का वर्णन हो गया। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और अवधी। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित के रूप को डिंगल कहते हैं। याद रखना है, अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित को डिंगल और ब्रजभाषा और अपभ्रंश के मिश्रित को, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के मिश्रित को हम पिंगल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउलवेल, हम्मीर रासो, विशलदेव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जो रचना है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा रचित है और इसका समय है 1155 और यह श्रृंगार परक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो से ही मिलता है। तो याद रखना है, हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वह इसी से मिलता है, बीसलदेव रासो से। पंड्य सल सत्य बखाणी, देहि बुद्ध संत न जाने। यह किसकी पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, सरहपाद और पुष्य।
यह प्रश्न भी DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका सरहपाद। सरहपाद सरहपा एक ही बात है, वो एक ही नाम है। पंडिया स सत्य बखाणी देह बुद्ध संत न जाने। यह पंक्ति आदिकालीन कवि, हिंदी के प्रथम कवि जो कहे जाते हैं सरहपा के द्वारा है। कहीं पाद लगा देते हैं, कहीं सरहपा ही लिखते हैं, तो बात सरहपा की ही हो रही है। आला और उदल, ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? यह प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और यह प्रश्न मैंने स्वयं देखा है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार आया है। खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और सही रचना है इसकी परमाल रासो। आला और उदल दो वीर सरदार थे, उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन है वह जगनिकृत आदिकालीन रचना परमाल रासो में है। और आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका एक अन्य नाम आल खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। गीत होता है आला और यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि उन्होंने स्वयंभू को माना है, जबकि सरपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है और सभी ने ज्यादातर सरहपा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ मच्छंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ है इसके वो प्रवर्तक। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव, हठ का अर्थ होता है ज्ञान। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। और यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें पृथ्वीराज रासो। हिंदी का महाकाव्य कौन है? प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी और आदिकालीन ग्रंथ है ये। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासो एवं बीसलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः खुमान रासो के दलपति विजय और बीसलदेव रासो के नरपति नाल हैं। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी छायावादी रचना है और ये जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखित है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। तो यह चित्तवृत्ति वाला शुक्ल का ही कथन है और आपको अच्छे से याद रखना है कि जनता की चित्तवृत्ति की बात की जाए तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग कथन है, वह इस प्रकार है। वह कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और कविता के विषय में कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। और ये दोनों कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो।
व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें अमीर खुसरो। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। तो प्रश्न यह आता है कि यह पंक्तियां लिखी कब थी। तो उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर लिखी थी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि भी माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। ये प्रश्न देखो कितनी बार आया है परीक्षा में, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रारंभ किसने किया और किसने खड़ी बोली से की रचनाएं लिखी थी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी हिंदी 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूपी टीजीटी 2001, यूपी पीजीटी 2002 क्रम से ही टीजीटी और पीजीटी में यह प्रश्न आया है। और सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकालीन एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन, ये भी आप याद रखेंगे कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। और प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के भी हैं और कीर्ति सिंह के दरबार में शिव सिंह का नाम दिया नहीं है, कीर्ति सिंह नाम दिया है। तो जिसका नाम शिव सिंह और कीर्ति सिंह दो राजा हैं के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। और ये बिहार के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के निवासी थे। तो आपको याद रखना है कहाँ विप्सी जो स्थान है वह विद्यापति से संबंधित है। विद्यापति का जन्म इस जगह पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सैफ सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। पदावली जो रचना है यह मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हमने किस विद्वान ने विद्यापति को क्या कहा है उस बारे में भी हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं। कौन सिद्ध तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरहपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ, कन्हैया। उभयनिष्ठ में सबसे आगे की श्रेणी में है तो वो सरहपाई हैं। सिद्धों की श्रेणी में सरहपा का प्रमुख स्थान है। सरहपा। और यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 18 का प्रश्न है। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो। और यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है परमाल रासो। आलाह खंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। यह परमाल रासो है, इसके लेखक जगनिक हैं। परमाल रासो आल्हा और उदल, परमाल रासो का संबंध आला उदल दो वीर सरदारों की वीरता के वर्णन से है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। तो यह कथन भी महत्वपूर्ण है। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह, कुमार राजा, बीसलदेव। यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 दोनों ही वर्ष, डीएसएसबी में एक ही वर्ष में टीजीटी और पीजीटी दोनों में यह प्रश्न आया है कि चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। तो चंद्रबरदाई जो दरबारी कवि थे वो पृथ्वीराज चौहान के थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे
रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी लाल जयपुर का राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? तो इन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं और विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो सही उत्तर होगा इसका बी, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। अच्छा, इसमें सी बताया, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है ये, और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है। और व्याख्या है प्रश्न की कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी से इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन का रिक्त स्थान में क्या होगा? चौपाई, चौपाई, रासो, रासक, दोहा या दूहा, छप्पय। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। पहले जैसे में दोहा या दूहा हो जाएगा, दोहे को पहले दूहा भी कहते थे। जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन से रिक्त स्थान में दोहा या दूहा ही होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बूलर, कविराजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। और अप्रामाणिक कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले रचनाकार डॉक्टर बूलर हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बूलर हैं और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जैनक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वन रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, परमात्म प्रकाश। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल एक शिलांकृतिक कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र की सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जोइंदू ने की है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। बीसलदेव रासो, खालिक बारी, भरतेश्वर बाहुबलीराज, दोहा कोश। अब यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2002
14 का प्रश्न है और इसमें हम मिलान करते हैं। खालिक बारी किसकी है? अमीर खुसरो। दोहा कोस सरहपाल, बीसल देव रासो, नरपति नाल, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? सालभद्र शूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और सही उत्तर है इसमें बी। फर्स्ट का सेकंड, दोहा को सरहपाद की है, बीसल देव रासो नरपति नाल, खालिक बारी अमीर खुसरो। और इसमें विद्यापति की रचना नहीं है कोई भी। ग्रंथों एवं रचनाकारों का सुमिलित वर्णन जो किया गया है वो इस प्रकार है। बीसल देव रासो नरपति नाल, खालिक बारी अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली सालभद्र शूरी की है, दोहा को सरहपाद और कीर्तिलता रचना है विद्यापति की है, जो यहाँ पर नहीं दी गई है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। यह तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही आर गलत। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए गलत है, आर सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह तर्क गलत है। और क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। दी गई स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें हठयोग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है। हठ योगिनियों और सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और इन दोनों के योग से हठयोग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पद का आरंभकर्ता माना जाता है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। और प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014। सही उत्तर है राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कवि आदिकालीन जो कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो और भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यह कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का कथन है और यह राजस्थान एलटी हिंदी 2018, झारखंड टीजीटी 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह अमीर खुसरो ने अपने लिए कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं जो पहेलियां मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि। देसिल बना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है सालभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबरदाई, विद्यापति। और यह प्रश्न डीएसएसपी पीसीटी 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014, यूजीसी नेट दिसंबर 2008 और यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। देसिल बना सबजन मिठा प्रश्न और यह विद्यापति का कथन है। देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह
एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। प्रथम दोनों रचनाएं अभट्ट में तथा पदावली मैथिली में लिखी गई है रचना है और विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ भी पदावली ही है। शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। और यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सुभाषित संग्रह। शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। शारंगधर पद्धति के रचनाकार शारंगधर हैं। यह एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। प्रश्न है कि मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो आप अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि कंठाहार, खेलन कवि, ये सभी जो नाम हैं ये सभी नाम विद्यापति के हैं। यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। DSSG PDT 18 और UP TGT 2010। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने का प्रसिद्धि मिली है उन्हें और इन्हें इस कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन। तो ये सभी जो नाम है उपाधियां हैं ये सभी विद्यापति की हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रेसन धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में आया है और सही उत्तर है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा है वह गुलेरी ने ही कहा है। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध गुलेरी जी से ही है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गुलेरी ने। तो जहां कहीं भी ये प्रश्न पुरानी हिंदी से संबंधित आए तो आपको आंख बंद करके सिर्फ गुलेरी जी को टिक करना, आपका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृतभाष हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं। कौन कौन सी? सुखमय जीवन, इसका समय है 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। तो उनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वह कहानी उसने कहा था है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 का प्रश्न है और पृथ्वीराज रासो में जो समय है वह 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी जो एक कवि जयानक कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलनर ने पूर्ण किया था। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं अच्छे लगे होंगे। अगर आपके ज्ञान में ये प्रश्न वृद्धि करते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।